हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के अंदर डू वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डू वाइल लूप क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं कि डू वाइल लूप हमारा किस प्रकार से काम करता है। हमारा डू वाइल लूप भी उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमारे वाइल लूप और फॉर लूप काम करते थे, बस यहाँ पर भी लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसा कि मैं लूप वाली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि कोई भी लूप हो, चाहे फॉर लूप हो, चाहे वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल लूप ही क्यों ना हो, इन तीनों का काम एक ही होता है, बस तीनों के लिखने का तरीका अलग अलग है, यानी लिखने का तरीका ही सिर्फ बदल जाता है, काम इनके वही है। यहाँ पर डू वाइल लूप के बारे में मैंने एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लूप वाले वीडियो में दी थी कि हमारा जो डू वाइल लूप होता है ये थोड़ा सा गलत काम करता है, जिसकी वजह से आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसे हटा दिया गया है। डू वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन की चेकिंग लास्ट में करते हैं और जितनी भी लाइंस को हमें चलाना है बार बार उनको हम पहले चला देते हैं, जिससे ये लूप हमारा एक बार यानी कि एक चाल तो पहले चल ही जाता है, उसके बाद आकर के कंडीशन की चेकिंग करता है, जिसकी वजह से ये गलत काम करता है और जिसे हमने आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हटा दिया था। लेकिन ये भी काम उसी प्रकार से करेगा जैसे हमारा वाइल लूप और फॉर लूप काम करता था। आइए लिख करके समझते हैं। यहाँ पर भी अगर हम किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। इंट नाम का एक डेटा टाइप लिखा और इसके अंदर हम एक्स वेरिएबल ले रहे हैं जो कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा। एनओ के अंदर वो नंबर आएगा जिसकी टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं और एक रस नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हम रिजल्ट को रखेंगे। CLR ये मैं मेन फंक्शन के अंदर की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। आपको ऊपर यहाँ पर मेन फंक्शन लगाना होगा। प्रिंटफ लिखेंगे, मैं PF लिख देता हूँ शॉर्ट में। एंटर अ नंबर। स्कैनफ के लिए मैं SF शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। आप लोगों को पूरा लिखना है, आप लोग PF और SF मत लिखिएगा। यहाँ पर प्रिंटफ है, यहाँ पर स्कैनफ है। %D %NO ये हमारा नंबर आ गया NO वेरिएबल के अंदर जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। यहाँ पर अब हम लूप को चालू करते हैं। S की वैल्यू 1 से लूप चलेगा। डू लिखेंगे, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले लाइंस को प्रोसेस कर लेते हैं। रस बराबर X इंटू NO और प्रिंटफ %D बैकस्लैश रस वेरिएबल की वैल्यू। ये देखिए हमने डू यानी कि करो, पहले ही करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने उन लाइनों को लिख लिया जिन्हें हम चलाना चाहते हैं बार बार, और कर्ली ब्रेस बंद होने के बाद नीचे हम वाइल लगाएंगे और अंदर कंडीशन लिखेंगे S की वैल्यू जब तक <10 है। यहाँ पर सेमीकोलन लगता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इकलौता ऐसा लूप है जिसके आखिरी में सेमीकोलन लगता है। इतना होने के बाद लास्ट में लगाएंगे गेट CH और मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। यहाँ पर ये मेन फंक्शन हमारा ऊपर यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा, वर्ड मेन। ये हमारा छोटा सा डू वाइल लूप का प्रोग्राम बन गया। S की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, S की वैल्यू 1 है। 1 इंटू NO के अंदर लेट सपोज कि इस बार दिया है 9, तो NO के अंदर है 9 हमारा, तो यहाँ पर X यानी कि 1 इंटू NO यानी कि 9। 1 इंटू 9 हुआ, 9 को उठाकर रस में रखा और रस को प्रिंट किया तो 9 प्रिंट हो गया। ये देखिए हम यहाँ पर भूल गए कि S की वैल्यू को हमें एक इंक्रीमेंट करना था। कर्ली ब्रेस बंद होने से जस्ट एक कदम ऊपर हमें S की वैल्यू को प्लस करना है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग इंक्रीमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो S की वैल्यू 1 ही बनी रहेगी और हर बार ये 1 चेक करेगा कि 1 क्या छोटा है 10 से, हाँ है, तो ये खुद को रिपीट करता रहेगा। और क्योंकि S की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ये जब इंक्रीमेंट नहीं हो रही होगी तो ये 10 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। ये हमेशा 1 ही बना रहेगा और 1 हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, जिससे ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो ये लूप खुद को चलाता जाएगा और इंडेफिनिट लूप में फंस जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंट जरूर करना है। S की वैल्यू 1 चल चुकी है, 1 के बाद अगली बार ये इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। अगली बार जब 2 कर देगा तो यहाँ चेक किया गया क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर से ये खुद को रिपीट करेगा। 2 इंटू NO यानी कि 2 इंटू 9 होगा, 2 9 जा 18 आया, 18 को रस में रखा, रस को प्रिंट किया तो 18 प्रिंट हो गया। फिर से X की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, 2 से हो गई 3। S की वैल्यू जो कि 1 से 2 से अब 3 हो चुकी है। 3 को चेक किया क्या 3 छोटा है 10 से, हाँ है, तो ये फिर से खुद को रिपीट करेगा। 3 इंटू NO यानी 9, 3 इंटू 9 27 रस में आया, रस को प्रिंट किया तो 27 प्रिंट हो गया और एक इंक्रीमेंट कर दिया, 3 से हो गया 4। क्या 4 छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर से खुद को रिपीट करेगा। 4 इंटू NO यानी कि 9, 4 इंटू 9 36 को रस में रखा, 36 को प्रिंट कर दिया।
और फिर से एक इंक्रीमेंट करके 5 कर दिया। इस प्रकार से ये 5 से 6, 6 से 7 करते करते 10 तक जाएगा और 90 तक चलाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई हमें जो भी काम करना है डू के बाद हमने ब्रेसेस के अंदर पहले ही वो लाइनों को एग्जीक्यूट करा लिया जिन्हें हम बार बार चलाना चाहते थे। एस की वैल्यू ऊपर अगर 1 है जो कि कंडीशन के मुताबिक 10 से छोटी है तब तो ये लूप काम कर रहा है सही सही। अगर हमारे पास एस की वैल्यू 1 ना होकर के लेट्स सपोज कि 11 है जो कि 10 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या छोटी है 10 से? नहीं, कंडीशन तो फॉल्स है। लेकिन एस की वैल्यू 11 के लिए ये लाइनें एक बार चल जरूर चुकी होंगी पहले ही। एस की वैल्यू होगी 1, 1 इंटू 9 99 हो जाएगा, 99 को प्रिंट कर देगा, 99 हो जाएगा। और एस की वैल्यू जो कि 11 थी उसको चेक करने आया, क्या 11 छोटा या फिर बराबर है 10 के? कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू पहले से ही 10 से बड़ी संख्या है कोई, तो ये लूप एक बार भी खुद को क्यों चला रहा है? क्योंकि भाई हम एग्जीक्यूशन लाइनों का पहले कर रहे हो, कंडीशन की चेकिंग देखिए लास्ट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लूप एक बार गलती से भी चल सकता है। इस वजह से हमने इस लूप को आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हटा दिया है। यहाँ पर भी आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को जब प्रोग्राम कराया जाएगा तो डू वाइल लूप के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, कैसे काम करता है सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों को डू वाइल लूप की मदद से ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि डू वाइल लूप का आगे आने वाले भविष्य में कोई ज्यादा यूज नहीं रह गया है। तो यहाँ पर भी हम डू वाइल लूप में अगर नेस्टिंग करना चाहते हैं तो नेस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी दोनों लूपों की तरह से ही काम भी वैसे ही होगा जैसे उन दोनों लूपों में होता है। नेस्टिंग ऑफ लूप क्या होता है ये मैंने फॉर लूप के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाया था। मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से अच्छे से समझ सकते हैं कि नेस्टिंग ऑफ लूप क्या होती है। यहाँ पर डू वाइल लूप ही नहीं, कोई भी लूप हो, हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो लूप है वो एक एक कदम बढ़ाए, 2-2 बढ़ाए, या फिर 3-3 बढ़ाए, या फिर 4-4 बढ़ाए। कितने कितने कदम हमें चलाने हैं वो हमें यहाँ पर स्टेप वाले सेक्शन में लिखना होता है। अगर हम यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से अगर प्लस प्लस ना करके x बराबर x प्लस 2 कर देते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म x प्लस इक्वल टू 2, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, तो यहाँ पर हम 2-2 बढ़ा रहे होंगे। अगर हमें 3-3 बढ़ाना है तो हमें x प्लस इक्वल टू 3 लिख देना है। 4-4 बढ़ाना है तो x प्लस इक्वल टू 4 लिख देना है। इसी तरह 10-10 बढ़ाना है तो x प्लस इक्वल टू 10 लिख देना है। तो हम अपने लूप को कितना कितना भी जंप करवाना चाहे तो करा सकते हैं। ये हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि हम अपने लूप को एक एक कदम ही चलाएं, या 2-2 चलाएं, या 3-3 चलाएं। जितनी आपकी जरूरत है उतने उतने कदम की यानी कि स्टेप्स की जंप करा सकते हैं लूप से। हमारा कोई भी लूप क्यों ना हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलाए जा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारे जितने भी लूप हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि उल्टा कैसे चलाए जाते हैं, यानी उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 4 करते करते 1 तक हम कैसे आएंगे। चलिए डू वाइल लूप को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं टर्बो C++। डबल क्लिक करता हूँ मैं आइकन पर, ये देखिए नीचे है, डबल क्लिक किया मैंने और ये हमारा टर्बो C++ आ गया है। यहाँ पर हम स्टार्ट टर्बो C++ के बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर हेडर फाइल और अपने मेन फंक्शन को लिख चुका हूँ। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर इंट आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। लूप कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर no नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और एक रेस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे। CLR फंक्शन लगाते हैं और नीचे आकर के printf, अंदर आएंगे, डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज देंगे, एंटर अ नंबर। बाहर निकलेंगे और scanf लगाएंगे। scanf के अंदर हम अपना सबसे पहले डबल कोट्स में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाएंगे। %d ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो no वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर scanf के अंदर no वेरिएबल के आगे आपको एम्परसेंड लगाना है। यहाँ पर हमारे पास नंबर आ चुका है no वेरिएबल के अंदर, जिसकी भी टेबल हमें प्रिंट करनी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, i वेरिएबल की वैल्यू को 1 दे देते हैं और नीचे आकर के लिखेंगे डू। आप चाहे तो डू के आगे कर्ली ब्रेस लगा लीजिए और एंडिंग वाला नीचे लगा लेते हैं, या फिर आप इस कर्ली ब्रेस को नीचे भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपकी जैसी इच्छा हो। अंदर आएंगे डू ब्लॉक के और अंदर आकर के सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेस्ट वेरिएबल बराबर i हैशट्रिक no। i और no को मल्टीप्लाई करके रेस्ट वेरिएबल में रख रहे हैं और नीचे हम printf करा दे रहे हैं। किसको printf करेंगे, %d और साथ में \n को।
ताकि हमारे नंबर्स एक के नीचे एक प्रिंट हो, इसलिए हमने बैकस्लैश साइन लगाया है। कॉमा करके यहाँ पर %d की जगह पर किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे रस वेरिएबल की वैल्यू को। और प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, i की वैल्यू को हर बार एक इंक्रीमेंट करना है, इसलिए हमने i++ लगा दिया। ब्लॉक से बाहर निकल करके नीचे आएंगे और वाइल लूप लगाएंगे, लिखेंगे वाइल और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इस सेमीकोलन का आपको ध्यान रखना है, डू वाइल लूप में लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगता है पैरेंथेसिस के एंड में। यहाँ पर हम अंदर कंडीशन देते हैं i की वैल्यू <= 10, जब तक ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में आकर के लगा देते हैं ch और प्रोग्राम को कर देते हैं एंड। अब हमारा पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम F2 की प्रेस करते हैं, फाइल को करते हैं सेव। यहाँ पर हम अपने फाइल के नेम को मिटा करके लिखते हैं, फाइल का नाम देते हैं dowhile.c। एंटर की प्रेस की, हमारी फाइल फिर से बता रही है कि यहाँ पर देखिए ओवरराइट करना है क्या फाइल को, यानी कि dowhile.c नाम से पहले से एक फाइल पड़ी हुई है। पूछ रहा है कि अगर हम अपनी इस फाइल को भी dowhile.c नाम से सेव करेंगे तो हमारी पुरानी वाली जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं और F2 की प्रेस करते हैं अगेन, और यहाँ पर हम अपनी फाइल का कुछ और नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम नाम देने जा रहे हैं dowhileloop.c। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। Alt+F9 करके चेक करते हैं, देखिए सक्सेस हो गया है। एंटर की प्रेस की और Ctrl F9 प्रेस करते हैं, ये देखिए प्रोग्राम रन हुआ। अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं 18 की टेबल को। यहाँ पर ये देखिए टेबल प्रिंट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम अपने डू वाइल लूप की मदद से भी काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि डू वाइल लूप एक गलती करता है कि अगर वैल्यू गलत भी होती है तो भी एक बार तो कम से कम चल ही जाता है। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में i की वैल्यू को 1 न दे करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100। तो देखिएगा i की वैल्यू तो 100 है और यहाँ पर वाइल कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है कि क्या i की वैल्यू <= 10 है। जब तक i की वैल्यू <= 10 रहेगी तभी तक चलना है इस लूप को। लेकिन स्टार्टिंग में ये लूप एक बार पहले चल ही चुका होगा, क्योंकि डू के अंदर जो ब्लॉक लिखा गया है, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स का सेट लिखा गया है, यानी कि ये तीनों लाइंस एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाएंगी। उसके बाद आकर के नीचे जब बॉटम में चेकिंग करेगा तब कंडीशन को फॉल्स करेगा, तो अगली बार से प्रिंटिंग करना बंद कर देगा। लेकिन एक बार तो प्रिंटिंग हो ही चुकी है ना, इस वजह से ये लूप गलत है। चलिए फिर से सेव करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वापस मैं रन करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ अपना इस बार 15। तो देखिएगा एक बार देखिए मल्टीप्लाई होकर के एक बार आंसर आ ही चुका है। उसके बाद लूप चलना बंद हो गया जब हमारी कंडीशन की एक बार चेकिंग। लेकिन इस लूप ने एक बार तो प्रिंटिंग कर ही दी ना गलत, इसलिए ये डू वाइल लूप हमारा सही नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डू वाइल का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि डू वाइल लूप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।